हेलो, अस्सलाम वालेकुम आवर माइंडफुल कम्युनिटी ऑल ओवर द ग्लोब। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है आप लोगों की तरफ? क्या हो रहा है? मौसम सब जगह बदल रहा है। बहुत क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं और उसके साथ साथ पोस्ट कोविड सबकी जिंदगियां एक रोलर कोस्टर बनी हुई हैं। और एंड थ्रू आवर प्रोग्राम्स, थ्रू आवर लाइव सेशंस, थ्रू आवर वर्कशॉप्स, हमारी यही कंटिन्यूअस कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म कंटिन्यूअस लाते रहें, जहां पे आपको ये पता हो कि आपका कंफर्ट जोन जो है, आपका जो कंफर्ट कुशन है, वो मेंटरिंग हब के पास है और मेंटरिंग हब के साथ है। इसी तरह हमारे साथ जो जबरदस्त एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करते हैं, हमारा ऑनरेबल बोर्ड का पार्ट है, उनमें से ख़ास तौर से ज़ुएब साहब जो डायरेक्टर हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो हमारी कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए, हमें गिव बैक करने के लिए और अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले शू में वो समझते हैं और चाहते हैं कि वो कम्युनिटी को वापस करें और वट एवर ही हैज़ गेन्ड एज अ प्राउड सन ऑफ द सॉइल फ्रॉम पाकिस्तान। सो हम जितनी चीजों का भी शुक्र करें उतना कम है। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। सो आई वुड लाइक टू गिव दिस शाउट आउट टुडे टू ऑल ऑफ माय टीम मेंबर्स, ऑल ऑफ माय कम्युनिटी नेटवर्क पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। आप लोगों की इंकरेजमेंट के बगैर मैं हमेशा जब भी प्रोग्राम शुरू करती हूँ, आई एम श्योर जो लोग हमें कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं वो अग्री करेंगे कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती जबकि हम लाइव हों, साथ हों। और मैं किसी को अप्रिशिएट करने वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि हर एक इंसान के लिए उनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं। बट वो शख्स जो गिविंग वाले पार्ट को प्रायोरिटी बनाए, मेरे हिसाब से वो शख्स जरा थोड़ा और डाढ़ा होता है, ब्रेवर हार्ट होता है। दीज आर यूजुअली द हार्ट्स ऑफ गोल्ड। और मजे की बात ये कि हमारे कम्युनिटी में इन लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जरा सी कॉल आउट होती है, थोड़ा सा शाउट आउट होता है, जरा सी बारिशें आई, हमने देखा इतने सारे लोग जो थे, जो लोग सपोर्ट कर सकते थे, दूसरों के लिए प्रोवाइड कर सकते थे, वो लोग फौरन बाहर आ गए। इसी तरह हमने पंजाब में भी हमेशा देखा है, हम हमेशा KPK और इस्लामाबाद वगैरह में भी देखते हैं कि हमारे यहाँ माशाल्लाह एज ए कम्युनिटी ये जो कैरेक्टर है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी सेलिब्रेटेड एक ट्रेट है हम लोगों की। तो अब मैं चेक करूं जल्दी से अपना वेटिंग रूम एंड आई थिंक आई सी आवर एक्सपर्ट वेटिंग फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मूड एलिवेटर पे कैसे हैं? आज आपका सवाल मैं आपसे कर दूं। भाई मूड एलिवेटर में मैं हूँ बहुत ही एक्साइटेड, इसलिए क्योंकि मेरे घर में बहुत मजे की चीज बनी है। वो क्या? बताएं हमें भी, हम भी एक्साइटमेंट शेयर करेंगे। भाई मेरे घर में मेरी वाइफ ने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया है जो ऑब्वियसली कर हम पाकिस्तान में तो गोश्त खाते ही हैं, लेकिन ये कि बाहर यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ये कि हम लोग क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है, तो ये कि उसके हिसाब से जो आज जो डिश बनाई है, तो मुझे वो सोच के एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं वो खाऊंगा। और मैं फूडी हूँ, जस्ट सो यू नो, तो उसमें ये कि मैं एक्साइटमेंट में हूँ कि अब मैं वो आपकी जबरदस्त, रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो खाऊंगा मैं, तो ये कि ये मेरी जबरदस्त, एक्साइटमेंट। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। और जो है जैसे कि एक रूटीन बन गया है। आपको ये जान के खुशी होगी ज़ुहैब दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पास्ट वीक जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर गया, तो उसके बाद जो हमारा वो बंच था, बहुत शुक्रिया उस बंच का जिन्होंने वो सवाल हम लोगों के लिए उठाया था। उनसे ही हमें फीडबैक आया है कि दे हैव थैंक्ड यू स्पेशली फॉर द फैक्ट कि आपने उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो हिंट्स दी और रियलाइजेशन कराई, इससे पहले उनको नहीं थी। और खास तौर से उन्होंने एक और चीज मेंशन करी, वो ये दैट दैट पर्सन हु हैड टेकन द इनिशिएटिव ऑफ सेंडिंग द डिलेमा टू अस ऑल्सो रोट टू अस सेइंग कि उनको अब रियलाइज होता है कि शायद वो गुड लिसनर भी नहीं रहे थे पिछले कुछ सालों में, जिसके वजह से अब वो उस क्वालिटी के ऊपर, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप एज अ एन एक्सपर्ट जो है वो खुश होना चाहिए, आपको बहुत सुपर खुश होना चाहिए कि माशाल्लाह आपके
नगेट्स जो है वो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है माशाल्लाह, बिकॉज आपने इतने साल इन्वेस्ट किए हैं टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, टू गो थ्रू दिस इन इन अ पैटर्न माशाल्लाह विद योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। लेकिन हम जैसे लोग जो रिसीविंग एंड पे हैं आपके इस गोल्डन नगेट के सिलसिले को, उसका जरूरी था कि मैं आपको ये पहुंचाऊं कि इट इज मेकिंग एंड क्रिएटिंग सम रिपल और द अदर ज़ुएब, विच इज कमेंडेबल। और मैं खुश इसलिए भी ज्यादा हो जाती हूँ छोटे से भी फीडबैक के बाद, वो इसलिए कि कोई एक शख्स भी अगर फील करता है और कह देता है कि यार आपकी कही भी कोई एक चीज जो थी ना वो मेरे दिल को उस दिन ऐसी लगी, जरूरत ही मुझे उस चीज की थी, तो मैं फौरन से हाई हो गया या हाई हो गई और मैं पॉजिटिव हो गई और मैं सिल्वर लाइनिंग देखने लगी, तो मुझे लगता है ज़ुएब इट्स अ जॉब वेल डन। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक मैंने आई थिंक ये बात पहले भी कही है कि जिस तरीके से ये जिस तरह हम दीनी तरीके से कहते हैं कि एक तबलीग का काम है, तो इसी तरह एज़ एजुकेटर्स भी हम लोग बेसिकली हमारा ये काम ही यही है कि अच्छी जो भी चीज़ हम सीखें, वो हम एज़ एजुकेटर्स लोगों को बताएँ, ताकि वो उनको फ़ायदा दें और किसी एक चेंज लाने के लिए सिर्फ़ एक पर्सन ही काफ़ी है। ये हमें याद रखना चाहिए कि हिस्ट्री ने हमें ये शो किया है कि हम ईस्ट या वेस्ट की हिस्ट्री देखें और कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज को शुरू करने के लिए सिर्फ एक पर्सन ही काफी है, और वहीं से ही एक अच्छा इंसान एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है और एक बुरा इंसान अपनी नेगेटिविटी से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके चेंजेस लेके आ सकता है नेगेटिवली। तो इसलिए किसी भी अच्छी बात से कोई अच्छी चीज लेके कोई चीज बंदा सीखे और उसको अप्लाई करे, तो आई थिंक एज अ मुस्लिम मेरा ये भी बिलीव है कि सवाब भी मिल जाएगा। तो ये कि सदका जारिया में भी चला जाएगा उनकी, क्योंकि इसका बाद ये इसका मतलब ये है कि उनकी हर अच्छी चीज में फिर मुझे और आपको भी जरा हमारे भी डीड बॉक्स में अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ डालते रहेंगे कि भाई कुछ ना इस कुछ अच्छी बात डालते से रहेंगे शख्स ने ये इंशाल्लाह। चीज़ की, अब उस आदमी की अच्छी या उस औरत की अच्छी चीज करने से इसका सवाब हमें भी मिले, तो बस ये कि हमारे उस बकेट में वो चीजें चली जाएं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और मैं एक और पता नहीं ज़ुएब मैंने आपसे शेयर किया या नहीं, लास्ट वीक मेरे साथ ऐसा हुआ ओवर दिस पास्ट वीकेंड, जब आपका लॉन्ग वीकेंड चल रहा था आपके एंड पे, there's this very close person who's more a friend now, and she's also a very active part और a very good community lead है और सब चीजें। She sent me a message एंड मेरे ख्याल से मैंने उनको पिछले 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में जो है मेरी और उनकी कोई इंटरेक्शन, और मतलब ये कि इतनी भी नहीं हुई कि मैं उनको सलाम करूं या मैं कोई वॉइस नोट भेजूं, या मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आप कैसी हैं, या वो भी फंसी हुई थी, उनका भी नहीं मैसेज आया। तो देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन टुगेदर इंशाल्लाह। तो हम उसी सिलसिले में जब बात कर रहे थे, तो आप ये समझे कि 2.5-3 हफ्ते के बाद वो कॉन्वर्सेशन एकदम उठी, तो मैंने फिर उनको मैसेज करा और उन्होंने मुझे जब मैसेज वॉइस रिटर्न भेजा है, तो मैं उनका वॉइस मैसेज सुनती रही और सुनने के बाद रो गई, इसलिए कि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये फील हुआ एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जिस तरह मुझे बहुत दफा दिन में किसी की पॉजिटिव एनर्जी वाली आवाज की जरूरत होती है, शायद उसको उस दिन जरूरत थी। तो उसने जब मेरी आवाज सुनी तो उसने मुझे फौरन वॉइस नोट करके वापस बोला दैट योर एनर्जी जस्ट गिव मी बैक माय लाइफ एट दिस मोमेंट, और आज मैं जरा लो थी पर अब मैं जरा हाई हो गई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेट्स कैच अप क्विकली। तो मैं उसको 5 सेकंड तक मैंने कोई वॉइस नोट नहीं किया, और उसके बाद मैंने उसको वॉइस नोट करके कहा दैट, एंड और वो मैं आपसे भी शेयर करती रहती हूँ, मेरे ख्याल बहुत दफा आप हो सकता है कि थक भी गए होंगे सुन सुन के, आई लिटरली बिलीव के वी डोंट फॉल ऑफ अ गैलेक्सी, और हम भी मकसद नहीं गिरते एक साथ, और कोई ना कोई रीजन है ऑफ अस बीइंग इन ईच अदर्स लाइव्स, किसी भी रोल में, किसी भी पैटर्न में, छोटे बड़े मोटे लंबे जैसे भी, और हर एक का अपना एक रोल है प्ले करने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी वजह से हम ये जो आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका ये लास्ट सेगमेंट है जो हम बिहेवियरल स्टाइल्स के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें यही हाँ, मकसद है बार बार कहने का कि जो हम लोग जो बिहेवियरल स्टाइल्स की हमने कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा, हमने सपोर्टर्स के बिल्कुल बारे में पढ़ा, हमने बिल्कुल प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा।
तो इन 3 स्टाइल्स को पढ़ने के बाद मेरा मैसेज सबको यही है कि वो सबसे पहले पहचाने कि उनका स्टाइल क्या आ रहा है इनिशियली, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी अगर आपकी हमारी जो ऑडियंस सुन रही है, अगर वो इसके बारे में एक मास्टर क्लास चाहते हैं तो हम इन डेप्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इनटेक प्रोसेस होता है इसका, कि आपकी असेसमेंट होती है कि आप फिर अपने पहचानते हो कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। तो मैं सिर्फ लफ्जन बता रहा हूँ कि इसमें लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ठीक है हमारे अंदर क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, और हमारे अंदर ये सारे फ्लेवर्स होते हैं, सिर्फ पहचानना ये कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या लेयर्स हैं। तो उसके असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो, और स्ट्रेटेजिक वेज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी इस बात का जवाब मैं यूं ही दूंगा कि हर इंसान की एक कंट्रीब्यूशन होती है। हर इंसान अपनी कंट्रीब्यूशन में जब अपनी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को समझ पाता है, जैसे आप एक लफ्ज कहती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है तो फिर इंसान की चॉइस है। हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे, सबसे पहले हम अपने ऊपर उंगली उठाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे। पहचानने के बाद फिर जब हमें पता चल जाए कि ये मैं चीजें अच्छी करता हूं या करती हूं, ये चीजें जिसमें मैं और अच्छा हो सकता हूं या हो सकती हूं, और फिर ये आपकी अपनी जिहाद है अपने साथ कि अब आपने अपने अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेंथ्स बनानी है। लेकिन हर इंसान एज अ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंपनी में हो, शहर में हो, जब एक कॉम्बिनेशन जब होता है लोगों का, लेकिन डिवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि अगर आप एक ही जैसे लोगों को एक ही कमरे में रख देंगे, सारे कंट्रोलर्स को एक ही कमरे में डाल देंगे, तो आपको कंट्रोलिंग का स्टाइल मिल जाएगा लेकिन बाकी के फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे। सारे प्रोमोटर्स को बिठा देंगे तो सब नई नई बातें करते रहेंगे, लेकिन आगे बात उनकी जो उनकी अपॉर्चुनिटीज है वो उनकी वीकनेसेस बन जाएंगी। सपोर्टर्स को एक साथ बिठा देंगे। तो इसी वजह से हमें ये समझना है कि हर चीज के अपने कंट्रीब्यूशन होती है। इन सेशंस का मकसद ही यही है कि हम पहचाने उस चीज को, और दूसरा सबसे बड़ा मकसद मेरा यही हुआ कि हमारी ऑडियंस अगर इस बात को प्रैक्टिस करके हमें फीडबैक दे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या कुछ सिचुएशन में थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की क्योंकि उनको लगा कि सामने वाला एक कंट्रोलर है, तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। या सामने वाला हमारा एक सपोर्टर था, तो सपोर्टर्स के साथ हमने किस तरह काम किया, और या प्रोमोटर्स के साथ हमने किस तरह काम किया। तो आज जो चौथी जो हम और आखिरी जो बिहेवियरल स्टाइल है, जिनके बगैर नहीं चल सकती दुनिया, जिनके बगैर ना हमारा घर चल सकता है, ना हमारा मोहल्ला चल सकता है, ना हमारी कम्युनिटी चल सकती है, ना हमारी कंपनीज चल सकती हैं, और वो है एनालाइजर। वो लोग हैं जो एनालाइजर्स हैं। क्योंकि इन लोगों की जो थीम, जो फितरत, जो मेन होती है, वो होती है कि वो बहुत थरो होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बहुत अच्छे गुड प्लानर्स होते हैं। फिर से कहूंगा, बहुत थरो होते हैं अपनी चीज में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बहुत अच्छे गुड प्लानर्स होते हैं। जैसी मैं चीज कहूंगा, हम जरूर, आप भी और हम लोग अपनी जिंदगियों में जानते हैं ऐसे लोगों को कि जब कोई बात प्लानिंग की आ जाए, जब कोई बात बिलीव की आ जाए, तो ये लोग सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कंपनीज में भी और घरों में भी। क्योंकि वही वाली बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेंगे, लेकिन सपोर्ट भी कर लेंगे कि हाँ भी हम सपोर्ट करते हैं, कोई डंडा देके कंट्रोल भी कर लेगा, लेकिन काम को कैसे कराना है, ए टू जी कैसे लेके जाना है। घर में जैसे ए टू जी कुछ करना है, कोई दावत में जाना है, घर की रेनोवेशन करानी है, कि गाड़ी सही करवानी है, या गाड़ी नहीं खरीदनी है, या दोस्तों के साथ कुछ प्लान करना है, या मोहल्ले में कोई काम आ गया है, जैसे पाकिस्तान में या कराची में बारिशें बहुत हो रही हैं, तो उसकी अब जो स्ट्रैटेजी जो बनानी है, विजन तो बता दिया हमें क्या क्या करना है, क्या होना चाहिए, लेकिन जो ए टू जी जो होते हैं ये एनालाइजर्स, ये इस चीज को पूरे का पूरा तो कहते हैं ना ऑर्गेनाइज करके सामने रखते हैं कि ऐसे ऐसे होगा एग्जैक्टली। कॉर्पोरेशंस में भी हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अच्छे लीडर्स, अच्छे इंसान वही होते हैं जो फैक्ट्स पे बिलीव करके फैसले लेते हैं। तो ये एनालाइजर्स जो होते हैं, इनमें ये स्ट्रेंथ होती है कि ये जैसे कहते हैं ना कि वो सुनी सुनाई बात, तो वो सुनी सुनाई बात को लेके कोई डिसीजन नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि जो क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, बहुत डेटा ड्रिवन होते हैं। तो जैसे आपने कोई बात बोल दी, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एनालाइजर हूं, तो आपने मुझे कोई बात बोली, तो मैं उसको उसी वक्त मानूंगा जब मेरे पास इनफ डेटा होगा आपको बताने के लिए, आपके पास इतना इनफ डेटा होगा उस बात को प्रूव करने के लिए। बाज दफा हम कहते हैं ना, हम कहते हैं मैंने फलां फलां से सुना था कि फलां फलां के शायद ऐसा हुआ था, और वो एक खबर बन जाती है, वो वहां से वहां बात चली जाती है। तो एनालाइजर्स जो होते हैं ना उस चीज को नहीं मानते, तो उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये होती हैं कि वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं।
और लॉजिकल बहुत होते हैं, वाह वाह, ठीक परसिस्टेंट है होते हैं, ठीक है। फॉलो थ्रू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक के बाद नेक्स्ट चीज करनी होती है, तो वो फॉलो थ्रू करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका आपने ये अपने ऊपर रखा स्टर्न है, इसका होते हैं। मतलब ये कि आप लग रही हैं कि आपने अपने भी गन रखी है कि आप नहीं करती फॉलो थ्रू। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये लोग फॉलो थ्रू अगर करते हैं तो ये लोग स्टर्न होते हैं गुस्से वाले? नहीं नहीं नहीं, हम कंट्रोलर्स की इसमें वो एंगर ह्यूमर की बात ही नहीं है। फॉलो थ्रू का मतलब इस तरह होता है जैसे आपने कोई टीम आपने बनाई है या कोई जॉब पे आपको कुछ काम करना है, तो ये फॉलो थ्रू का मतलब ठीक ये है होता है कि एक काम था वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो ठीक है। जो एनालाइजर्स होंगे ना, वो फॉलो थ्रू करने हाँ। में ज्यादा अच्छे होंगे। अगर कोई कोई मैनेजमेंट से कोई काम आया है और कोई बोला था कि अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ओह, आएंगी, तो वो हो सकता है कि फिर सपोर्टर्स और प्रोमोटर्स उस पर बैठे रहें कि ठीक है, जब नेक्स्ट चीज आएगी तो हम फॉलो अप कर लेंगे। एनालाइजर्स क्योंकि बहुत फैक्ट देखेंगे। फाइंडिंग और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्होंने देखा अपना कैलेंडर के 3 दिन हो गए हमें जवाब नहीं ओह, आया, तो वो फॉलो थ्रू करेंगे। हाँ अभी तो तक। ये भी अच्छा, क्वालिटी होता है कि काम कराने के लिए जब आपको सब कुछ बिल्कुल। लेके चलना होता है, तो टास्क जब हो जाते हैं, जैसे घर की रेनोवेशन होती है, तो एक एक पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट की हमने जब बात करते हैं, तो ब्लूप्रिंट के बाद उसको काम कराना, उसके ब्लूप्रिंट के बाद पूरा एग्जीक्यूशन क्या होगी, तो ये लोग उसमें बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अगर मैं कंपनीज में जो सिस्टम्स प्रोसीजर्स, जैसे हम खबरों में भी सुन रहे हैं, एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो हाँ ये उसको बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। क्योंकि उसकी अगर आपको किसी को भी डॉक्यूमेंटेशन देनी है कि प्लीज हमें हेल्प करो इस एसओपी को बनाने में, तो हमें अपनी कंपनी में एनालाइजर्स को ढूंढना है, ताकि वो अपनी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है, उनको मजा आता है। देखिए डिटेल्स में हर प्रोमोटर्स सपोर्टर्स की जब हम हर बात आदमी करें, नहीं तो जाएगा। प्रोमोटर्स और सपोर्टर में हमने ये पढ़ा था कि वो लोग डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते। वो सपोर्ट नहीं भी होते। करेंगे, प्रमोटर्स प्रमोट भी करेंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट। आइडियाज भी लेके आएंगे, लेकिन जब हम बोलते हैं ना वो इतनी मोटी बुकलेट लेके कि जी अब ये बुकलेट तैयार करनी होगी इसको अब करने के लोग। लिए, उसमें एनालाइजर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज एंजॉय करते हैं। इसी वजह से अच्छा। एनालाइजर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं, किसी भी पर्सनल लाइफ में हो या कंपनी में हो। प्रोफेशनली अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर बाय टाइटल है, तो उनसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो सकता, या कोई मैनेजर या कोई पीयर, क्योंकि वो इतने ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही है जो वो लोगों को लेके चलती है। तो इनकी ये स्ट्रेंथ मैं वाह। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, परसिस्टेंट एंड स्टेडी होते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि नेक्स्ट के स्टेप के बाद क्या करना होता है। हमने पढ़ा था प्रोमोटर्स के बारे में कि वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो एनालाइजर्स उनको काम रखते हैं, फिक्र नहीं करो, नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि एनालाइजर्स जो प्रोमोटर्स हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, हो सकता है बोले ये जल्दी हो जाए, बस 10 दिन में हो जाए ये काम, या 5 दिन में हो जाए ये काम। एनालाइजर आपको काम करेगा, एनालाइजर आपको डेटा के साथ प्रूफ करेगा कि देखिए ये जो काम जो आप कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कराची की टाइम लगे। बारिश का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर उसकी प्लानिंग से में, क्लीनिंग में अगर एनालाइजर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो स्ट्रेटेजिकली हम वादे तो कर देंगे हम 10 दिन में या 15 दिन में सिटी को क्लीन कर देंगे। एक एक लीडर अगर इस तरह बोलता है, वर्सेस अगर एक लीडर बोले कि हम 10 या 15 दिन में कराची को क्लीन कर देंगे और हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट प्लान है जिससे हमें ये प्रूवन है कि हम क्या क्या स्टेप्स एवरी डे ये हो लेंगे जाएगा। जिससे हम 15 दिन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो एनालाइजर लीडर्स होते हैं, जो एनालिटिकल कॉलीग्स होते हैं या पर्सनल लोग होते हैं, वो कोई भी बात नहीं बोलेंगे जब तक उनको तसल्ली ना हो जाए कि ये बात कहने के काबिल है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये कि एनालाइजर वाह। से आप कहते हैं ना कि वो कराची में कहावत थी कि वो कि हवाई फायरिंग, या वो एक कहते थे, वो मुझे याद है बड़े स्लैंग में होता था कि वो कि जो बोल रहे हैं लपेटो लपेटो लपेटो, या बिल्कुल। मक्खन लगाना। तो ये चीजें हाँ। एनालाइजर्स नहीं करते। एनालाइजर्स जो भी कहेंगे, जब उनको तसल्ली हो जाती है तभी वो बोलेंगे, अगर उनको समझ में आती है, क्योंकि हमारे अगर लीडर्स जो होते हैं कंपनीज में, जो एनालाइजर्स, अच्छा लीडर हाँ। वही होता है जो फैक्ट्स के बेस्ड पे, जैसे कोविड की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि कोविड में हाँ। इंटरनेशनली एक लॉबी बन गई है, पॉलिटिकल लॉबीज बन गई हैं कि कोविड बिल्कुल। कोई साइंस के थ्रू प्रूफ कर रहा है कोई, लेकिन जो लोग डेटा फैक्ट्स को इस्तेमाल करके डिसाइड करेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन में फर्क होगा, उनके जो सुन रहे हैं लोग उनमें फर्क आएगा। उनका जो अप्रोच होता है, बिल्कुल। अब जो मैं कहने वाला हूं,
उसमें अगर हम अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग काम पे देख रहे हैं कि उनके ये ट्रेड्स हैं, तो ये समझें कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और हम लकी हैं कि वो लोग हमारे सराउंडिंग में हैं। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। और वो क्या? कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एनालिटिकल दिमाग है, तो वो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना और क्योंकि इनको पसंद आता है। देखिए वो होता है ना, घर घर में बाज दफा होता है कि कोई चीज हो जाती है, कोई कहता है यार ये खराब हो गई चीज, अब इसको फिगर आउट कर दो। तो क्योंकि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी, फिगर आउट कौन करेगा? फिगर आउट ज्यादा अच्छा वो लोग करते हैं जो एनालिटिकल माइंडसेट के होते हैं, कि वो उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो थरो एंड एक्यूरेट होते हैं। अगेन थरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ए टू जी जब तक चीज प्लान आउट नहीं हो जाती ना, वो उस वक्त तक उसको करेंगे नहीं, उनको क्योंकि वो हाफ वे नहीं करेंगे। हाफ वे थ्रू करके कि एक चीज को करने में 10 स्टेप्स थे, उन्होंने बोला 5 स्टेप्स कर लो, बाकी अल्लाह मालिक है। ये अल्लाह मालिक नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे 1 से 10 स्टेप्स ये आइडेंटिफाइड, और ये अगर हम फॉलो करेंगे तो ही हमें, फॉर एग्जांपल कंपनीज में होता है कि भाई हमें 15% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो एनालाइजर्स जो होंगे, मैनेजर्स हों या पेयर्स हों, वो इतनी डेटा फैक्ट फाइंडिंग करेंगे कि वो उसको जानने के बाद ही बोलेंगे कि हमारी इस प्रोसेस के थ्रू के बाद हम कह सकते हैं कि हम इंशाल्लाह 15 या 20% प्रॉफिट लेके आएंगे, वर्सेस ये कि हम नियत कर लें और फिर बोलते हैं अल्लाह मालिक है और फिर देखते हैं कि कैसा होता है। क्योंकि ऐसा भी हमने जो पिछले जो बिहेवियरल स्टाइल्स पढ़े हैं उसमें सपोर्टर्स या प्रोमोटर्स इस चीज को कर सकते हैं। तो एनालाइजर्स को चाहिए कि हमें अपने एनालाइजर्स के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता, बहुत रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा पे ही बिलीव करते हैं कि फैक्ट्स क्या हमें बता रहे हैं, डेटा हमें क्या बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह का है कि जैसे कराची में बारिश हो रही है, एक प्रोमोटर बोलेगा कि बारिश हो रही है, चलो पिकनिक पे चलते हैं। सपोर्टर बोलेगा हाँ हाँ चलो पिकनिक पे चलते हैं। कंट्रोलर बोलेगा ठीक है, हमें ये चीजें चाहिए होंगी करने के लिए, हमें बस चलते हैं। एनालाइजर होगा वो अगर एनालाइजर उस ग्रुप डिस्कशन में बैठा, वो बोलेगा देखो भाई फोरकास्ट आ रही है 1 हफ्ते की, और उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि इतने मीटर बारिश होनी है या इतना होगा, और मेरे हिसाब से जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहां की सड़क इतनी सही नहीं है, गाड़ी में इतना वेट होगा, और जितना हम चीजें की पॉसिबिलिटी, हमारे रिस्क ये हो सकते हैं, हमारी मिटिगेशन ये हो सकती हैं, और मेरे हिसाब से पूरी प्लानिंग के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। तो ये बात सिर्फ एक एनालाइजर ही बोलेगा, क्योंकि वो ए टू जी चीज को कैलकुलेट करने के बाद ही बोलेगा। अव्वल तो वो बोल देगा मैं नहीं जा रहा, तुम लोग चले जाओ। अगर वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूं, तो वो मेक श्योर करेगा कि ए टू जी हमें क्या क्या करना है, हमें कौन सी इमरजेंसी किट रखनी है, कौन सी हमें चीजें रखनी होंगी। वरना एक होता है ना चेकलिस्ट वाले जो लोग होते हैं, हमारी हर लाइफ में होते हैं लोग जो चेकलिस्ट वाले होते हैं, जो जब तक उनकी चेकलिस्ट पूरी नहीं होगी उनको सुकून नहीं आएगा कि इस काम को करने के लिए ये चीज चाहिए। वो फ्रिज के ऊपर चेकलिस्ट होती है। बच्चों के अब स्कूल शुरू हो रहे हैं। मुझे एक और चीज कहनी है। आपको पता अभी आपने क्या दिया है गोल्डन नगेट के फॉर्म में? क्या दिया आपने? क्या दे दिया? जबरदस्त रिक्रूटमेंट प्लान दे दिया आपने एचआर के हेड्स और लीड्स को। जितने कैरेक्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, और आपने अभी जो बात की है, मतलब ये कि जितने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं और वो लोग जो अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हैं इस वक्त स्टार्टअप्स के लिए, वो एनालाइजर्स को ढूंढ के जमा कर लें, है ना सुहेल? आपने ये, मैंने वही कहा ना कि अगर हम मास्टर क्लास, अगर हमारी ऑडियंस को मास्टर क्लास इंटरेस्ट करता है, तो हम प्रोफेशनली जब इस चीज को देखते हैं तो हमें एक एनालिसिस करना होता है, एक सर्वे करना होता है कि हमारे कंपनी में किस तरह के, कितने कंट्रोलर्स हैं, कितने एनालाइजर्स हैं, कितने सपोर्टर्स हैं, कितने प्रोमोटर्स हैं, क्योंकि इसका रेशो हमें बैलेंस रखना होगा, क्योंकि हमें इन सब की चारों की जरूरत है। अगर हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा कंट्रोलर्स हैं और कम एनालाइजर्स हैं, कम सपोर्टर्स, इसका क्या मतलब है कि कंट्रोलर्स जितने ज्यादा हैं कि हर कोई अपनी बात मनवाने को लगा रहेगा। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर एचआर इसको एज अ टूल इस्तेमाल करे और अपने इन जब वो हायरिंग कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा असेसमेंट हो जिससे उनको समझ में आए कि हम किस तरह के लोग कर रहे हैं, तो अपनी सीनियर मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि हमारे डिफरेंट स्टाइल्स के लोग हैं। क्योंकि इससे फिर आपको अपने बिजनेसेस, जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके बिजनेस गोल्स हैं, आपको एज अ मैनेजर समझने में और देने में आसानी हो जाएगी कि मुझे इस ग्रुप के लिए इस तरह के लोग चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के लोग चाहिए, इस टीम को बनाने के लिए मुझे कि मैं इस डिपार्टमेंट से ये इस तरह के लोग लूं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जॉब टाइटल्स, अगर हम पर्सनालिटीज को समझेंगे तो इससे हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, एक्यूरेट, थरो में, क्योंकि वो करेंगे, उनको ए टू जी सब कुछ चाहिए।
रिलायबल एंड डिपेंडेबल। क्यों? क्योंकि वो डिटेल्स चेक करके होता है। जैसे होता है ना कि आपके दोस्तों में भी होता होगा कि किसी ने अगर हाँ बोली है, अगर आप बोले नहीं, अगर जोरा ने हाँ बोली है तो फिर बात सही होगी, होता है ना बाज दफा। अगर कोई बोले नहीं, जोएब ने बात बोली थी, यार किसी और से भी पूछ लो कि शायद उसने सही कहा था कि नहीं कहा था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम उन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो अच्छा, वेरीफाई करते हैं चीजों को। अगर लोग बोले नहीं हम जोरा की अच्छा। बात को मान रहे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि जोरा अगर कोई चीज कह रही है करने को या किसी प्रोजेक्ट को करने को हाँ, कह रही, तो उसने ऑलरेडी पीछे सारा वो काम हाँ, कर लिया है। वर्सेस ये कि हमारे करके घर में भी रखा हुआ होता है, होगा हमारे बैकग्राउंड। दोस्तों में होता है कि दोस्त बोलता है भाई कि उसने ये कहा था यूं करने को, किसने कहा था? तो बंदे के नाम को सुनते हैं, हम कहते हैं अच्छा फिर रुको मुझे किसी और से भी पूछने दो। क्योंकि प्रोमोटर्स सपोर्टर्स की भी हमें जरूरत होती है, लेकिन वे उनके बगैर चीजें शुरू नहीं होती। बिल्कुल हमें होता अब एनालाइज होता है, उनको सपोर्टर्स की जरूरत है। एनालाइजर्स ने अपना अगर प्रोजेक्ट प्लान बना दिया, चीजें कर दी, तो उसको सपोर्टर्स की जरूरत है ताकि वो उसको आगे लेके चले। है। बिल्कुल। प्रोमोटर्स की जरूरत है ताकि उसमें और वाओ! इनोवेशन लेके आए, और कंट्रोलर्स की जरूरत है ताकि उस काम को करके दिखाए कि हाँ भी इसको करना भी है। इसी तरह वाओ! इसी चीज से एक और बात आती है, एंकर ऑफ रियलिटी। इसका मतलब ये कि वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। वो वो ये कि जब तक वो देख नहीं लेते कि ये हो सकता है, उस वक्त तक उसको साइन नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कराची की क्लीनिंग की बात कर लें अभी, जो जिस तरह हो रही है, तो जो भी अगर एनालाइजर लीडर होगा तो वो बोलेगा पहले मैं देखूं कि ये होगा कैसे, कि किस तरह आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या स्टेप्स होंगे, क्या कॉस्ट होगी, क्या लेबर इस्तेमाल होगी, क्या फेजेस होंगे उसके, ए टू जी। जब तक वो नहीं देखेंगे उस वक्त तक ना वो साइन करेंगे, ना वो टीवी पे आके बोलेंगे अब मैं आपको कह सकता हूं कि ये हो सकता है। रिस्क हमेशा होता है, देखिए हर प्रोजेक्ट्स में रिस्क होते हैं, लेकिन एक अच्छा एनालाइजर जो होता है वो रिस्क को भी एड्रेस करने की कोशिश करता है। कि हमने एज ए रिस्क एनालिसिस बिल्कुल। होती है एक चीज, कि हमने अगर अगर ये प्लान ए नहीं हो तो हम प्लान बी करेंगे। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स को, वाओ! इश्यूज को बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। क्योंकि कंपनीज में, पर्सनल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल इश्यूज होते हैं, अगर हम दोस्त सब बैठे हुए हैं और एक बहस शुरू हो जाए। अब बाज दफा कॉन्वर्जेशन में होता है कि बहस शुरू होती है और बंदा कहता है कि हम लड़ किस बात पे रहे थे। तो वो जो जो हाँ, एनालाइजर बात होता क्या है, थी? एनालाइजर पूरा आपको, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा होता है चीजों को, तो वो फिर बोलेगा कि हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी इस टॉपिक पे, लेकिन यहां से बात यहां से यहां चले गई और प्रॉब्लम अब हमारी ये है। तो एनालाइजर्स इस चीज को फैसिलिटेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी देखना होगा। कि जब बहुत सारी हाँ, डिटेल्स वो ले जाते हैं ना, अगर उनका एक्सट्रीम लेवल ये कि अगर वो डिटेल ज्यादा डिटेल सेंट्रिक हो जाए तो इनडिसाइसिव हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने तो बोला फिर तो कि प्रोजेक्ट की एक्चुअलाइजेशन भी लटक जाती होगी कुछ थोड़ी ज़्यादा अगर डिटेल बिल्कुल, लिया अगर आप जाता फॉर हो। एग्जांपल अगर आप एज अ फैमिली कोई चीज प्लान कर रहे हैं, आप कोई हाँ, एनालाइजर है घर में, उन्होंने ओवर एनालिटिकल हो गए, भाई एक दो ऑप्शन सही थे, अब उन्होंने बोला अच्छा एक ऑप्शन ये कि हम कराची में ये कर सकते हैं, अगर नहीं हो सकता तो फिर हम इस्लामाबाद में ही कर लेंगे, फिर ये होगा कि हम ये कर सकते हैं, फिर हो सकता है तो ये कर सकते हैं। अब वो ये क्या कि अपने आप को उन्होंने सबको भी थका दिया कि इतनी प्लानिंग, भाई इतनी चीजें, हमें तो सिंपल ऑप्शन चाहिए था। और वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ऑप्शन लूं तो अब कौन सा लूं, क्योंकि सही। ऑप्शन नहीं लूंगा तो जो होगा। तो वो अपने आप को ना एक कंप्यूटर साइंस में एक लफ्ज है डेडलॉक, कि वो अपने आप को एक लूप में डाल हाँ, के फंसा लेते हैं, फँस गए, टूट फँस हो गए। जाते हैं। बाज दफा होता है कि जैसे आप कोई बीच, जैसे कोई प्रोमोटर कोई बात करेगा नए आइडियाज की, अगर कोई एनालाइजर बैठा हुआ है तो एकदम से अगर डिटेल्स में चला जाए तो वो टू डिटेल हो जाते हैं। अभी बहुत जल्दी थी डिटेल्स में जाने की। हम ये भी चीज नोट करेंगे, हम जैसे कॉन्वर्जेशन जब करते हैं लोगों से, तो बाज दफा हाँ, लोग एक छोटी सी बात को समझाने के लिए टू मच डिटेल में चले जाते हैं। फिर आदमी कहता है यार मैंने तो 5-10 मिनट के बाद तो मैं तो लूज ही होकर के तुम क्या कह रहे थे। तो ये भी होता है कि एनालाइजर्स ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। हम जब ईमेल्स हाँ, करते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे ऑडियंस से भी एक क्विक तरीका है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसी तरीके से किया था। जब आप ईमेल्स क्या? करते हैं लोगों को, तो आप नोट करेंगे कि ईमेल्स में कुछ लोग होते हैं जो टू द पॉइंट बात करके जवाब दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिटेल्स ईमेल में ऐड करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली ईमेल्स को कॉन्वर्जेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉन्वर्जेशंस के लिए कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए। ईमेल्स को फैक्ट्स के लिए देना चाहिए कि भाई ये प्रोग्रेस है, अगर इसके बारे में बात करनी है। एनालाइजर्स की सबसे बड़ा ये होता है कि वो बैक एंड फोर्थ ईमेलिंग करना शुरू कर देते हैं और वो डिटेल्स डालते हैं, लेकिन प्रोमोटर्स और ओह! सपोर्टर्स लॉस्ट हो जाते हैं, कहते हैं क्या क्या रहा है, ये तो इतने पैराग्राफ्स हैं और ये चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि वो ओवरली कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लान ए प्लान बी करके ओवरली कॉशियस में हर चीज में अगर रिस्क ढूंढने लगेंगे तो फिर वो रिस्क नहीं लेंगे ज्यादा। ओह! बोलेंगे ऑप्शन ए लिया तो ये रिस्क होगा, अच्छा। ऑप्शन बी लिया तो ये रिस्क होगा, ऑप्शन सी लिया तो ये रिस्क होगा। तो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंट्रोलर चाहिए होगा।
कंट्रोलर बोलेगा ठीक है यार, ठीक है, मैं फिर अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा डिसीजन रहे हो, ले लें, एग्जैक्टली। मैं डिसीजन और ले ये लूंगा। एक्सप्रेसिव हाँ। नहीं होते ज्यादा, वो एक्सप्रेसिव और परसुएसिव नहीं होते, ओह। क्योंकि वो डिटेल ओरिएंटेड जितने होते हैं कि वो प्रोमोटर्स की तरह एक परसुएसिवनेस जो होती है, एनर्जी होती है, उनमें नहीं होती है। तो अमूमन वो बैक चैनल में या बिहाइंड द सीन्स काम करने को प्रेफर करते हैं। और दूसरा ये कि ठीक है। ओवरली वाह। प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो लोग जो है वो ज्यादा चीजों को डिटेल्ड ओरिएंटेड करके, आपने कंपनीज में देखा होगा कि प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। हाँ ये फ्लो बिल्कुल है। चार्ट्स जो बनाएंगे, वो अगर ओवरली कॉम्प्लिकेटेड और लंबे लंबे बना देंगे तो वो अगेन अपनी स्ट्रेंथ को अगर ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वही उनकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो उनको वो देखना होगा कि वो बिल्कुल बीच में देखें कि वो कहाँ पे उसको वो उस पे उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो डिटेल्स में आई एम श्योर हम सब रिलेट कर पाएंगे कि वो डिटेल ओरिएंटेड जितने हो जाते हैं कि फिर आदमी कहता है, फिर उनकी फिर कहते हैं ना, कुछ टीचर्स होते हैं जब पढ़ाते हैं तो इतनी डिटेल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, 5 दफा क्लास में सो जाते हैं ऐसे करके, क्योंकि ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। टीचर्स को देखना होगा कि वो किस तरह बैलेंस रखते हैं। इसी तरह जॉब में जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं, जब हम प्रेजेंटेशंस करते हैं तो एनालिटिकल्स जो होते हैं वो ज्यादातर बहुत देर तक जा सकते हैं, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। There have been instances that I've been part of programs जिसमें बहुत सारी ऑडियंस के साथ जो लोग चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए जाते हैं, वो बाज दफा इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा स्टैट वाली प्रेजेंटेशन खोल के बैठ जाते हैं 1000 या 2000 की ऑडियंस के साथ कि सारी ऑडियंस बेचारी सो बिल्कुल, क्योंकि जाती वो है। उनको मजा आ रहा होता है। मसला ये होता है ना कि एनालाइजर्स को तो मजा आ रहा होता है क्योंकि वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उनको फिर वही वाली बात है कि जब आप अपने स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं तो आपको फिर ये समझना होगा उनको रोकना कब है अपने आप को, रोकना कब है अपने आप को। तो इनके साथ अगर हमें काम करना है सक्सेसफुली और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है तो हमें ये समझना होगा ये किसको हाँ। है, हम कौन है, कंट्रोलर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स को ये समझना होगा कि जब भी आप ठीक है। एनालाइजर के सामने जा रहे हैं, कोई एनालिटिकल पर्सन है, घर में हो, हाँ। प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में हो, डेटा और फैक्ट्स के बगैर मत जाइए उनके पास। डेटा और हाँ। फैक्ट्स के बगैर मत जाइए, वरना वो साइन नहीं करेंगे, वो सुनेंगे वरना नहीं, वो कुछ नहीं, वो बोलेंगे कि ठीक है लेकिन डेटा और लेके आओ, क्योंकि उनका दिल को तसल्ली नहीं जी। होगी। और ये अगेन क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए। देखें, कहते हैं ना, हाँ मेरे मतलब फैमिली में मेरी ताया एक बहुत अच्छी जुमला कहते थे, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तानी कल्चर में ना लफ्ज इंशाल्लाह को बहुत ओवर यूज कर दिया है, बहुत ओवर यूज कर एक्सप्लॉइट दिया हो है, जाता है। बहुत ज्यादा कर दिया। तो वो क्योंकि कनाडा में है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं बोलो, कल है करो, डू इट। क्योंकि हम इंशाल्लाह को ऐसे लूजली कह देते हैं तो प्रोमोटर्स और सपोर्टर्स इंशाल्लाह कह देंगे, लेकिन एनालाइजर्स जो है ना वो इंशाल्लाह उसी वक्त बोलेंगे जब वो देख रहे हैं कि नहीं हम कल करेंगे, परसों, हाँ जो हो इंशाल्लाह सकेगा। एग्जैक्टली। तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें करना है, वो बहुत एनालिटिकल होके बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले अगर एनालाइजर के साथ काम करना है, हमारे बॉस हैं, उनको हमें पोर्टफोलियो देना है, कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल देना है, तो वो प्रोमोटर्स की तरह आइडिया पिच कर देंगे और वो एक्साइटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेंगे ठीक है डेटा और फैक्ट्स देके आओ। दूसरी चीज ये कि हमें उनको सरप्राइजेस नहीं पसंद एनालाइजर्स को, क्योंकि वो इतने डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनको कोई सरप्राइज, किसी चीज का अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है तो उनको वो दिखेगा कि ये तुम लोगों ने थरो प्लान नहीं किया। क्योंकि प्रमोटर्स और सपोर्टर्स जो होते हैं वो सरप्राइजेस को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज करते हैं तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो हो जाता है कि हमने ये नहीं सोचा कि सडनली कोई बजट कट हो गया, कोई चीज हो गई। इनको सरप्राइजेस नहीं पसंद, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले पूछ के रखना चाहिए था, पहले बजट से पूछो, डिपार्टमेंट से पूछ के रखो, पहले उससे पूछ के रखो। अगेन उनसे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें फैक्ट्स और डेटा पे फोकस करना होगा, क्योंकि वो इतने डिटेल ओरिएंटेड है। इसलिए हमें जो कंट्रोलर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं, पेशेंटली उनके साथ काम करना होगा और एक एक आइटम को थरली डिस्क्राइब करना होगा कि हमारा मकसद था कि हम ये करें, हम यूं करें, हम यूं करें। पेशेंस तो लूज हो सकता है वैसे इस प्रोसेस के अंदर काफी। लेकिन अभी हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, हमने काम करवाना है घर में या पर्सनली दोस्तों में, तो हमें उनके हिसाब से भी तो एडजस्ट करना होगा। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कंट्रोलर, प्रोमोटर और सपोर्टर को अपने लाइफ में करनी होंगी, अगर उनको पता है कि सामने वाला इंसान जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालाइजर है, एनालिटिकल स्किल्स का है। तो हमें उनको सरप्राइजेस नहीं देनी, पेशेंटली उनके साथ काम करना है और एक एक चीज को उनको समझाना है, क्योंकि अगेन वो ये नहीं कि उनके लिए कोई बुरी चीज है, उनको वो एंगेज फील नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो एंगेज फील करें, मेरे ख्याल तो से प्रोसेस ही नहीं कर सकते ज़ोएब, तो फिर करेंगे किस तरह? हाँ, आपको आपका प्रोसेस ही नहीं सवाल का करेंगे जवाब तो नहीं मिलेगा,
बिल्कुल, आपको अगर बॉस से कुछ एग्जैक्टली। पूछना है, आपको कोई अप्रूवल चाहिए, वो फिर बोलेगा नहीं मुझे भी तसल्ली नहीं है और इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ऑर्गेनाइज्ड हमें होके जाना है, लॉजिकल हमें होके जाना है, और हमें हाइप अवॉइड हाइप, मतलब कि हम ये यूं कर देंगे, कहते हैं ना कि हम इंशाल्लाह 3 दिन में ये कर देंगे। उनको ऐसी बातों से कोई इंप्रेस नहीं होते। ऐसे प्रोमोटर तो एक्साइटेड हो जाएगा, सपोर्टर भी बोलेगा कि ठीक है, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो ये बोलेंगे कि हाइप नहीं करो, सीधी सीधी बात बताओ कि किस तरीके से ये पहुंचेगी चीज यहां से यहां तक। उसके बाद एक और चीज ये है कि हमें टाइम फैक्टर और फैक्ट फाइंडिंग में हमें मेक श्योर यही करना है कि हम हर चीज डिफाइन करें कि ये इतना वक्त लेगी, ये इतनी चीजें होंगी, और हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है। अगर हम खुद प्लानिंग करके जा रहे हैं कि हमने इसमें कोई भी चीज में कोई रिस्क हो सकता है, अगर हम उसको मिनिमाइज करके लेके जाएंगे कि देखिए हमने खुद ही प्लान किया था और हमने प्लान करने के बाद हमें ये रिस्क लग रही है, तो एनालाइजर जो है, एनालिटिकल पर्सन जो है, वो बेटर फील करेगा। तो इस वजह से हमें रिलैक्स हो जाए। ये चीजें अगर हम मेक श्योर करेंगे, तो उसके बाद हमें फायदा यही होगा कि हम उनकी सपोर्ट ले सकें, और हम जाहिर क्योंकि है। वो डिटेल ओरिएंटेड हैं तो हम उनकी हेल्प मांगेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए हमें हेल्प करें इसको डी कोड करने में, हमें हेल्प करें पूरा इसको और सिंप्लीफाई डिटेल एक करने में। बना। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल है, ठीक है। जोएब, एनालाइजर्स के बगैर हम लोग नहीं चल सकेंगे। हमें नहीं चल एनालाइजर्स सकते। अपने साथ रखने जरूरी हैं, लेकिन अगर वो मिसयूज हो जाए तो वो इंडिसाइसिव हो जाएंगे, वो ओवर डिटेल्ड हो जाएंगे, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो वो बेस्ट पर्सन नहीं होते आइडियाज को शेयर करने के लिए। तो आई थिंक, और ओवर बिल्कुल। कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं माय चीजों को। गॉड। इसलिए हमें आपने चाहिए तो, कि हम जब उनके साथ काम करें वाह। तो हम डिटेल ओरिएंटेड और फैक्ट्स के साथ करें, वरना उनके साथ आपको काम पता है, करने में मजा नहीं आएगा। आप बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड ऑफ आवर्स, ब्रिलियंटली जोएब, आपने एक ऐसी माइंडफुल पिक्चर क्रिएट कर दी है after bringing up the agenda of recognizing personalities, which is very clear, जो मुझे भी फील हो रही होती रही है from one episode to the other, वो ये कि there has to be a stark balance between all of these to be called a balanced human. और वही वाली बात है कि ये किसी और दिन और किसी और जगह और किसी और प्रोग्राम के जरिए जरूर हम एक्सप्लोर करेंगे और इम्प्लोर भी करेंगे, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स और पॉजिटिव कमेंट्स आए विद ऑल ऑफ दिस दैट यू आर डिस्कसिंग। और आपकी हर बात के साथ टू द कम्युनिटी आई वुड लाइक टू से ऑन माय बिहाफ बिफोर ज़ोएब गिव्स हिज एंड नोट कि हम जहां भी बात कर रहे हैं बैलेंस और माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं ना ज़ोएब, हर जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर जगह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हर जगह प्रायोरिटाइजिंग, प्लानिंग, कैलकुलेटिंग योर रिस्क। तो जो एक वो वाली एक फीलिंग होती है ना यहाँ पे, विच इज विच इज अ ब्लू स्टक, अ बटरफ्लाई स्टक इन द स्टमक सेइंग अरे पता नहीं क्या। तो उस अरे नहीं पता नहीं क्या का ज़ोएब, आपने एक बड़ा अच्छा स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स दे दिया है इन नगेट्स के साथ कि भाई बेहतरीन ये है टू recognize your own personality and also of the ones who surround you to the best of your ability, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो इसको इसका इसका जो सही फ्लेवर है वो इस बैलेंस और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की चीज का मजा ले सकें। ज़ोएब, आप की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी फॉर द एंडिंग नोट बिफोर वी स्टॉप आवर प्रोग्राम एंडिंग द बिहेवियरल पैटर्न। आप बताइए व्हाट योर गिव अवे वुड बी। इतना अच्छा गिव दो अवे बातें आपने दे दिया है, हम बाकी बटरफ्लाइज को बाकी एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन आज का एंड नोट ज़ोएब का क्या होगा फॉर अस? आई थिंक पहली एक चीज है कि आपने लास्ट प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछा था प्रोमोटर्स के बारे में, तो मैं उसका जवाब भी दे दूं। जो आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, तो उसका हाँ। आपका क्वेश्चन आई थिंक ये था कि हम जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो आइडियाज वाले होते हैं, आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके में आपका क्वेश्चन आई थिंक हाँ। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो ये था कि हम उनको इनकरेज कैसे करेंगे, उनको हम किस तरीके से प्रमोट हाँ। करेंगे। आई थिंक इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि अभी हाल ही में मैं देख रहा था खबरों में कि कराची में जो बहुत बारिश हुई है, तो किसी ने अपने इस बारिश को जो एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी स्ट्रेंथ बना दी, और उन्होंने अपने घर की टंकी के सारे पानी भर लिए।
पानी अपने जो घर में, जो कराची में जिस तरह जो होती है ना, जो वाटर टैंक्स जो होते हैं हाँ हाँ भरने हाँ वाले, हाँ। तो वो उन्होंने बारिश के पानी से भर लिए। एक तरफ बारिश के पानी से नुकसान हो रहा था, तो उनको अच्छा। एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये बारिश के पानी से नुकसान जो हो रहा है, लेकिन मैं इसका फायदा कैसे अरे उठाऊं। उन्होंने आई थिंक कोई 4,000 समथिंग गैलन का पानी, 5,000 का सेव कर लिया है। तो मकसद पहले कहने का ये कि ये लोग वही, अगेन मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कराची में और पाकिस्तान में बारिश की वजह से जो चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोमोटर्स हैं जो उसको अपॉर्चुनिटीज उसमें से निकाल के देखने के इसका फायदा जो हम कैसे और निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये है। तो ये तो पिछले प्रोग्राम की आपकी बात थी। इसमें मैं यही हाँ आपकी इस बात को समराइज में ये करूंगा कि हम एज एन इंडिविजुअल खुद सब कुछ नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे हाँ। की जरूरत है। कोविड ने अगर हमें एक चीज सिखाई जो है स्ट्रांगली, वो ये कि वी आर सोशल एनिमल्स, इन द सेंस कि हम यस। अकेले एक कमरे में बंद होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। और कोविड ने ये बात मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है कि हमें लोगों की जरूरत है। जब हमें लोगों की जरूरत होती है तो अगर हम उनकी, ये जैसे ये मैंने 4 बातें की थी, कंट्रोलर, प्रोमोटर, सपोर्टर और एनालाइजर्स, तो ये एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट है कि हमें ये ये फ्लेवर्स होते हैं बिहेवियर्स के। अगर हम लोगों खुद समझें हम किस तरह के हैं, और सामने वाले को समझें किस तरह के हैं, तो हम एक हाउस होल्ड में अगर एक माँ बाप भाई बहन बेटी जो है एक दूसरे के साथ काम करने में आसानी हो जाएगी। हम ये रियलाइज करेंगे कि हम जो काम घर में किसी, फॉर एग्जांपल एज अ फादर या मदर किसी बच्चे को दे रहे थे, उसकी उसको वो चीज दें जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो चीज दें जो स्ट्रेंथ उसकी, हमें उनकी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना है क्योंकि नहीं अपॉर्चुनिटीज करना। तो हम सब में होती हैं, लेकिन हमने स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। जो इंसान मैथ में ज्यादा अच्छा होता है, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम्हें केमिस्ट्री में क्यों नहीं अच्छे हो तुम। हम ये बोलेंगे कि मैथ में अच्छे हो तो ठीक है, मैथ में और अच्छे हो और अच्छे हो, आप स्टैटिस्टिशियंस बन सकते हो, आप चीजें कर सकते हो। हमने अगर उनकी अपॉर्चुनिटीज को उनकी वीकनेसेस बना के उनके सामने रख दिया तो हम उनके कॉन्फिडेंस को लो कर देंगे। इसी तरह कंपनीज में भी एक मैनेजर, जो पेयर्स होते हैं, अगर हम एक दूसरे को ज्यादा समझेंगे कि कंट्रोलर्स कौन है, एनालाइजर्स कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, सपोर्टर्स कौन है, अगर हम इन चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो पहली चीज ये, हम इंडिविजुअल अपने स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन चारों प्रोग्राम से अगर एक चीज मैं टेक अवे ये कहूंगा कि हमारे ऑडियंस अपने आप को जानने के बाद ये सीखे कि अब हमें एडजस्ट कैसे होना है सामने वाले के लिए। ये एडजस्टमेंट ही है जो हमारे को कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा के एक साथ टेबल पे बिठाएगा। अगर मैं कंट्रोलर हूं फॉर एग्जांपल, और मेरी मुझे पता है कि हाँ भाई, मुझे रिसर्च ने भी बता दिया कि मुझे फीलिंग्स नहीं मैटर करती, मुझे ये मैटर नहीं करता, मुझे बस काम कराना है, लेकिन मेरा सामने वाला अगर सपोर्टर है स्टाइल का, तो मुझे एज अ कंट्रोलर अपना स्टाइल बदलना होगा। मुझे थोड़ा ह्यूमेन लेवल पे जाना होगा, मुझे इमोशंस के को एड्रेस करना होगा, मुझे ये देखना होगा कि सामने वाले को वो बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। जिस दिन एज एन इंडिविजुअल हम अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर पाएंगे, हम पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स बनेंगे। क्योंकि आप, हर कोई चाहता है कि वो बोले कि भाई हमें उस शख्स के साथ काम करना है, क्योंकि वो हर किसी के साथ काम भी कर सकता है, हर किसी से काम भी करवा सकता है, हर कोई उसके साथ खुश रहता है। अगर आपको इस तरह का इंसान पर्सनली और प्रोफेशनली बनना है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जो हमने इन 4 प्रोग्राम्स में शेयर किया है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें और हमें फीडबैक दें कि किस तरह उन्होंने अप्रोच किया है। क्योंकि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज तो मैंने बता दी, लेकिन जो मैंने एडजस्टमेंट बताई हैं कि आपने एडजस्ट कैसा करना है अपने आप को उनके सामने जाते हुए, जैसे हमने आज एनालिटिकल वालों की बात की कि आपको डेटा ड्रिवन है, तो अगर आप किसी एनालाइजर के बाद नेक्स्ट टाइम जाओगे और बोलो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए विदाउट अब फैक्ट कैसे एंड करें? डेटा, एनालाइजर्स बोलेंगे कि नो। लेकिन अब आप अगर डेटा के साथ जाओगे और ये आप देखोगे तो डिटेल्ड होके जाओगे, बोले आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको डिटेल प्रोसेस करनी है, लेकिन अगर आपको कोई बात हाँ करवानी है तो प्लानिंग करनी होगी। तो बस मैं यही रैप अप करके जबरदस्त। बोलूंगा कि हम इंडिविजुअल खुद कुछ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की जरूरत है, और जब हमें एक दूसरे की बिल्कुल। जरूरत है तो हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है। और समझने के लिए अगर हम उनके बिहेवियर स्टाइल्स को समझ सकते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, तो हम अपने आप को एडजस्ट करके उनके साथ सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। ओवर टू यू ज़ोरा। सुपर्ब। आपने देखा कि किस तरह ज़ुएब ने हमारे लिए ये इतनी जबरदस्त लड़ियां बना दी हैं फॉर ऑल ऑफ अस टू फोकस। मेरा आप लोगों से एंड नोट सिर्फ इतना ही है कि जितनी माइंडफुल नगेट्स ने अब तक बिहेवियरल पैटर्न्स और स्टाइल्स को लेके ज़ुएब ने, हमारे एक्सपर्ट ने इतनी अच्छी तरह ये चीजें हमारे साथ शेयर की हैं, फटाफट अप्लाई करना शुरू करें और हमें फीडबैक भेजें। नीचे हमने लिंक में सारे एक्सेस लिंक्स आपको दे दिए हैं।
You can get in touch with us, send us your feedback. और जैसे ज़ोएब ने कहा, let's work on building a community which is a balance of all that are essential to keep the balance of this world alive. Thank you so much, Zoeb. Thank you very much. And we'll catch you next week, inshallah, with another mindful nugget, of course, from nobody else but the popular Zoeb Mirza. Thank you so much. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz, everybody. खुदा हाफिज़।